हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हमारा ये साइंस का सीरीज जारी है जहां पर हम जेटेड एग्जाम से रिलेटेड वो तमाम एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा उसके समरी और ख़ास बात करके उससे रिलेटेड बनने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स की चर्चा कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम आगे इस सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जहां पर हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि हमारे चारों ओर किस तरीके की परिवर्तन होती है। तो जब हम मेनली इस टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे या इससे रिलेटेड हायर चैप्टर्स या हायर क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे तो हमें दो तरीके की परिवर्तन दिखाई देती है। एक परिवर्तन जहाँ पर किसी चीज़ को बदलने के बाद फिर से हम उसे वापस ला सकते हैं, और दूसरा कि हम उसे एक जगह से या एक से दूसरे में परिवर्तन करने के बाद उसे वापस नहीं ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ये बच्ची इस बैलून को फुलाती है और फिर इसकी हवा फिर निकाल देती है तो बैलून उसी शेप में आ जाएगा। इस तरीके की परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक तरीके का ये परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन ये है कि ये बच्ची इस बैलून को फुलाने के बाद एक पिन मार देगी तो इससे क्या होगा कि ये बैलून फट जाएगा और इससे ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे नहीं आ सकती। इस तरीके की परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन के अंदर देखते हैं। इस तरीके का आपने बहुत सारे आसपास एग्जाम्पल्स देखे होंगे। जैसे आप एक कागज ले लो और इस कागज से आप इस तरीके से एक हवाई जहाज बना करके और फिर उड़ा दो, बाद में आप उसे अनफोल्ड कर दो तो वो फिर से कागज बन जाएगा। ये एक पुनः हम उसे ओरिजिनल पोजीशंस पे ला रहे हैं। लेकिन अगर हम उसे कैंची से काट करके अगर हम बनाते हैं तो फिर उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये एक दूसरा परिवर्तन हुआ। सेम हम आटा और रोटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे परिवर्तन कहते हैं, जैसे हम लोहा को गला करके कुछ और तलवार या बाकी सारी चीज़ें बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने बनाना ऑलरेडी सीख लिए होते हैं। तो हम यहाँ पर कुल मिला करके उन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको कुछ दिमाग में रखनी नहीं है। बस इतनी बात समझ लीजिए कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदलेंगे और अगर वो पुनः ओरिजिनल पोजीशंस में आती है तो वो भौतिक परिवर्तन है। अदरवाइज अगर वो वापस नहीं लौटती है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। यही यहाँ पर कुल मिलाकर के चीज़ें रखी गई हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं तो, और एग्जाम्स पर्पज से भी कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं तो हम उसे थोड़ी सी स्पीड में ख़त्म कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 पर, जहाँ पर हम जानेंगे कि पौधों को जानिए। इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक से चर्चा करने की ज़रूरत है। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि इस चैप्टर से जब आप एक समरी या समराइज करेंगे या पूरे चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे तो इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके की कंसेप्ट निकल करके आती है, जहाँ पर हम जानते हैं कि एक पौधे और एक झाड़ी एक वृक्ष में क्या क्या अंतर है। हम फिर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पौधों की पत्तियाँ अलग अलग होती हैं, उनके फूल अलग अलग होते हैं, किस तरीके से फूलों के अंदर बीज का निर्माण होती है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी इस चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए हम इससे फटाफट तरीके से शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चंस भी तो बनानी है। यहाँ सबसे पहले आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये तीन चीज़ें क्या हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कंसेप्ट कि यहाँ आपको मिलेंगी शाख, झाड़ी और वृक्ष। कुल मिलाकर के इन तीन चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिलेंगी। अब ये शाख क्या है, आइए हम इस पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करें और इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप इस तरीके की ये तीन इमेजेस आपके सामने हैं। आप इन तीन इमेजेस को देख करके आप बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले इस इमेज पर आप देखेंगे तो ये हरे और कोमल टाइप के पौधे हैं। ठीक है, जो मुख्यतः तौर पर जैसे टमाटर के पौधे हो सकते हैं। तो हम इस तरीके की
जो पौधे दिखाई देती है हम इसे साग कहते हैं। एक दूसरा इस तरीके की एक पौधा है जहाँ पर तने के आसपास से बहुत सारी शाखाएं निकली हुई है, जैसे धनिया का पौधा आप देख लो, मिर्ची का पौधा भी इस तरीके की बहुत सारी होती है, या चना के पौधे जो आप दिखाई देती हैं, ये कुल मिलाकर के एक झाड़ी नुमा होती है। तो हम इस तरीके के पौधे को एक झाड़ी पौधा कहते हैं। एक तीसरी तरीके का इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, और ये एक थोड़ी सी लंबी तनी है और उसके बाद फिर आपको शाखाएं देखने को मिलती है और फिर इससे अलग अलग भाग देखने को मिलेंगी, तो हम इसे एक तरीके का पेड़ कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंसेप्ट लिखी हुई हैं जो अभी हम आपके सामने शेयर किए, उसी के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे आप इस लाइन में देखेंगे, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में। अब यहाँ जो नीचे का पॉइंट जो है वो लिखा ये गया है कि अगर आप यहाँ पर बात करते हैं हरे एवं कोमल तने वाले पौधे की, तो अगर हरे और कोमल तने वाले पौधे की बात करेंगे जो 7.3 के ए में दिया गया है ये वाले की, तो इसे हम कुल मिला करके क्या कहते हैं, तो हम इसे साग कहते हैं, जो यहाँ पर मेंशन की गई हुई है। ठीक है, यहाँ पर तो कुल मिला करके इतनी ही बात है जिसे आपको समझ करके चलनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस पर और विस्तारिता पूर्वक से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी झाड़ियों के और पेड़ के बारे में लिखा गया है, हम इसे भी एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसे झाड़ी कहते हैं। हमने इस पर भी चर्चा कर लिया था। फिर हमें बात किया गया कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इसके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इसके शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इसे हम वृक्ष कहते हैं। तो ये कॉमन सी बात रही है, जो हमारे सामने ये जो फिगर है उससे आप अंदाजा लगा सकते थे कि वृक्ष एक मोटा शेप होता है, तना, और फिर बहुत ऊंचाई पर बहुत सारे शाखाएं निकलती हैं, तो ये वृक्ष है। लेकिन यहाँ पर एक तना है जो उतनी मोटी तो नहीं है, लेकिन उसी के सामने से बहुत सारे तना के निचले भाग से ही बहुत सारी शाखाएं जब निकलने लगती है, तो ये हमारे पास एक झाड़ी नुमा होती है। इतनी बात था। इसके अलावा एक पॉइंट है खरपतवार। तो जो भी कोई फसल के साथ जब कोई घास वगैरह या जो अनयूजुअल चीज़ें उग जाती हैं उसे हम खरपतवार कहते हैं। अब यहाँ पर इसके अलावे भी 2 और प्रकार के हम पौधों की चर्चाएं करते हैं। एक जो पौधा आप देखे होंगे जो लर्वनुमा पौधे होते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, जैसे मनी प्लांट आप देख लो, लौकी का पौधा देख लो, खीरे का पौधा, ये लर के फॉर्म में होती है, लता जिसको हम लोग मेनली तौर पर कहते हैं। तो इसमें क्या होती है कि हम समझने की ये कोशिश कर सकते हैं। एक सेकेंड आप रुकेंगे। हाँ, इसमें मेनली क्या होती है कि कुछ पौधे जो होते हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, तो इस तरीके की पौधे को हम विसर्पी लता कहते हैं। और सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक है। जो भी ये जो लताएं हैं इसकी 2 चीज़ें देखने को मिलती है। पहला बात तो ये कि या तो ये पूरे ज़मीन पर इस तरीके से रेंगते हुए चले जाएंगे जैसा कि सांप चलती है, और एक दूसरा कि अगर हम झाड़ी दे दें या कोई डंडल वगैरह रखते तो वो ऊपर की ओर उठती है। तो जो ऊपर की ओर उठ रही है वो हमारा आरोही है, क्योंकि आरोही मतलब बढ़ना, हम ऐसे भी हिंदी में इसको समझते हैं। तो जो ऊपर की तरफ इस तरीके से उठती है इस तरीके की लताओं को आरोही लता कहते हैं, और जो जमीन पर इस तरीके से फैलती चली जाती हैं वो हमारे पास विसर्पी लता के रूप में देखने को मिलती है। तो ये 2 पार्ट थी जिस पर हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे स्पेसिफिक तौर पर, जैसे कि पेड़ या पौधे या जो भी चीज़ें हैं उन सभी की पत्तियों के बारे में एक विशेष हमें नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
पत्ती की बात करेंगे तो आप सभी ने पत्ती देखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको इस इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि इस पत्ती के अंदर है क्या, और इसकी बहुत सारी हम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस पत्ती को देखेंगे तो ये पत्ती पूरी तरीके से एक पटल के रूप में आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आप ये जो चपटे भाग को आप देख रहे हैं, जिसे हम मेनली तौर पर फलक कहते हैं, जो यहाँ पर मेनली मेंशन किया गया हुआ है। और जो पत्ती के जो डंठल होते हैं, ये जो जुड़ा हुआ होता है, जो तना के साथ जो डंटी और पत्तल के बीच में जो तना टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, वो हमारा पर्णवृंत है। इस बात को हमें समझ के चलनी होती है। इसके अलावे भी अगर आप पत्ती को बहुत बारीकी से ध्यान पूर्वक से अगर आप देखेंगे तो पत्ती में आपको कुछ चीज़ें नज़र आनी चाहिए। जो खास बात करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी सिराएं, जो एक तो बीच से इस तरीके की सिराएं निकलती हैं, और इस तरीके की भी बहुत सारी आपको पत्ती के अंदर देखने को लाइनिंग देखने को मिलती है, जिसे हम सिराएं कहते हैं। अब ये जो सिराएं जो बीच से निकलती है, इसका भी कोई स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, तो हम इसे मध्य सिराएं कहते हैं। ठीक है। और क्योंकि इन सिराओं का पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो हम इसे कुल मिला करके एक और नाम से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, और वो हमारे पास क्या है, तो हम उसे मुख्यतः तौर पर सिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है। यानी कि सिराओं का इस तरीके का फैलना हमारे पास किस नाम से जाना जाता है, तो सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यही सिरा विन्यास में क्या होती है, एक जालीनुमा संरचनाएं बनती है, और फिर वही जालीनुमा संरचनाएं बनने की वजह से पूरे पत्तियों का निर्माण होती है। कई बार आप देखोगे कि पत्ती में एक पतला सा लेयर भी आप निकाल सकते हो, बहुत सारे पत्तियां में ऐसे देखने को मिलती है। ठीक है। इतनी बातें रही हैं जो हम आज इस चैप्टर्स में कर रहे हैं। यहाँ अगर आप चाहेंगे तो ये पूरी बात जो हमने आपको बताई है, वो इस तरीके की जो हाईलाइटिंग किया गया है, वहाँ यही सारी बातें लिखी हुई हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास पत्तियाँ किस किस प्रकार की देखने को मिलती हैं। एक पत्ती तो आपने यहाँ पर देखा कि पहला बात कि जहाँ पर हमारे पहला पत्ती आप देख रहे हैं, या ये जो दूसरा टाइप के पत्ती देख रहे हैं, पहला में जब आप यहाँ पर सिरा विन्यास देखेंगे, यानी सिराओं का जब फैलना देखोगे, तो वो जालिका रूपी होती है, यानी कि इस तरीके के जाली टाइप में वो बटा हुआ रहता है, इस तरीके का रेगा 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 जाली टाइप में। एक दूसरा जो होती है जिसमें सिरा विन्यास क्या होती है, एकदम समांतर, एकदम सीधा सीधा होती है। जैसे अगर हम इसकी एक इमेज बनाने की कोशिश करें तो आप इसे बहुत बारीकी से समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं आपने ऐसा कोई इमेज ड्रॉ कर रहे हो, या आप ऐसे देख लो, इसी पत्ती में जब आप देखेंगे तो एक सीधा रेखा जाता है, इसी में से पतली 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 इस तरीके की रेखाएं जाती है। तो ये मुख्यतः तौर पर समांतर रेखाएं सीधा होती है, जबकि दूसरी पत्ती में आपको इस तरीके का एकदम जाली नुमा इस तरीके की आपको संरचनाएं देखने को मिलती है। तो यही बात था जो आपको यहाँ पर समझ करके चलनी है पत्तियों के बारे में। ठीक है। इतनी बातें रही हैं। तो हमारे पास पत्तियों में दो तरीके का विन्यास देखने को मिलती है, सिरा विन्यास। पहला एक जो जालिका रूपी होती है, और दूसरा हमारे पास समांतर रूपी होती है। इस बात को ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी से आगे जा करके क्वेश्चन बनेंगी, जहाँ पर हम पत्तियां और जड़ों के बीच में एक रिश्ता देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई पत्ती अगर जालिका रूपी है तो उसके जड़ कैसे होते हैं, और अगर कोई समांतर रूपी है तो उसके जड़ कैसे होते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जहाँ पर जड़ और पत्तियों से रिलेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में हम आज की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और इसे हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। तो पत्तियां वगैरह क्या करती हैं कि जल वाष्प के रूप में जब वो बाहर कुछ जल के बूंदे छोड़ती हैं, तो उसे हम
वाष्पोत्सर्जन सर्जन कहते हैं। इसके बारे में हम प्रकाश संश्लेषण के अंदर बहुत विख्यात रूप से अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, या मेनली तौर पर क्लास 7 के अंदर पढ़ेंगे, तो इसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि ये हमें फिर से कवर अप करनी ही करनी है। एक बात और भी है जो यहाँ पर हम प्रकाश संश्लेषण से यहाँ पर एक टॉपिक आप देख रहे होंगे, इसके बारे में भी हम विस्तारिता पूर्वक से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, या हम कह सकते हैं क्लास 7 में, 8 में और 10 में, तो इसमें बहुत विस्तारिता लाएंगे ही। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट करेंगे। तो हम वो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं जहाँ से हमारी जो चीज़ें हैं वो बनी रहें, कि ये टॉपिक फिर दोबारा नहीं आते, उन सारे टॉपिक्स को हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जिसका हम स्थिरक कह रहे हैं। स्थिरक क्या क्या मतलब होता है कि जैसे आप जड़ को देखेंगे तो वो जड़ क्या करती है, मिट्टी को बहुत ही सख्ती से पकड़ करके रखती है, जो पौधों को कहीं ना कहीं एक खड़ा होने के लिए, एक मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर जरूरत होती है। इसी चलते इसको स्थिरक कहा जाता है। जैसे जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। तो पूछा जाएगा अगर आपको एग्जाम हॉल में कि पौधे का स्थिरक किसे कहा जाता है, तो वो जड़ को कहा जाता है। इतनी बात है जो यहाँ से पकड़ के चलनी है। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपको यहाँ पर समझने वाली बात है, जड़ से रिलेटेड जो कंसेप्ट हमने आपको पहले भी बताया था, वो अभी भी यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जड़ भी हमारे पास दो तरीके की होती है। जैसे पत्तियों में हमारे पास दो तरीके की सिरा विन्यास थी, एक तो जालिका रूपी और दूसरी समांतर रूपी। यहाँ पर जड़ों में भी आपको दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक है मूसला जड़, जिसे हम पार्श्व जड़ के नाम से भी जानते हैं। एक दूसरा जड़ जो होती है जिसे रेशेदार जड़ कहते हैं, जिसका अलग नाम झकड़ा जड़ के नाम से भी हम जानते हैं। इन जड़ों की क्या विशेषताएं होती हैं, आइए हम इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो आपके सामने इमेज है, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जड़ बहुत ही लंबाई और गहरी तरीके से जाती है, ये फैलती बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तरीके की एक प्रकार की जड़ है। एक दूसरा जड़ जहाँ पर ये शुरुआत से ही फैलना चालू हो जाती है, तो जहाँ पर ये रेशा के जैसा फैल रही है, रेशा के जैसा या झाड़ू टाइप का अगर वो दिख रही है, तो ये झाकड़ा जड़ है या रेशेदार जड़ है। जहाँ पर अगर ये सीधा सीधी जा रही है तो ये पार्श्व जड़ है, या हम मूसला जड़ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है, और वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि पत्तियों और जड़ों के बीच में क्या रिलेशन है और इसे कैसे पहचान सकते हैं, आइए हम इसे समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो पत्ती है, वो पत्ती आपके पास समांतर सिरा विन्यास है, हमने पीछे भी चर्चा किया था। जबकि यहाँ पर क्या है, जालिका टाइप का सिरा विन्यास है। तो जब पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास देखने को मिलती है तो उसके जड़ जो है वो रेशेदार या झाकड़ा टाइप के दिखते हैं। जबकि अगर यहाँ जालिका ऊपर में पत्ती में बन रही है तो ये पार्श्व या मूसला जड़ जिसमें बनने की चांसेस रहती है, यानी जस्ट अपोजिट। अगर पत्ती पतली पतली है, लंबी लंबी समांतर समांतर बन रही है, तो ये जड़ हमारा पूरा फैलेगा। और अगर ये हमारे पास जालिका टाइप की पत्ती है तो फिर वो हमारे पास यहाँ पार्श्व जड़ बनेंगी। यही बात है जिसे आपको समझ करके चलनी है। इतनी बातें थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पुष्प के बारे में। बेसिकली तौर पर पुष्प की अगर हम चर्चा करें तो पुष्प में आप दो ये भागों से अवगत होंगे। एक जिसे हम बाह्य दल कहते हैं और दूसरी हमारे पंखुड़ी होती है। पंखुड़ी जो पुष्प को आकर्षित और बनाने में और उसकी एक महत्वपूर्ण भाग है। बाह्य दल जो उसे प्रोटेक्शंस करती है जब वो कली फॉर्म में होती है। जैसे ये आप हरा कलर में आप इसे देख सकते हैं, जो बेसिकली तौर पर हर एक टाइप के फूलों में देखने को मिलती है। अब इन पुष्प में अगर आप देखेंगे तो इन पुष्प को जब आप अंदरूनी भाग में तोड़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जो मेनली तौर पर दो प्रकार की होंगी। एक हमारे पास स्त्री केसर्स होगी जो अंदर यानी आंतरिक भाग में होंगी, या आप कह सकते हो कि आपके क्या बोल सकते हैं, नीचे तल पर आपको स्त्री केसर्स देखने को मिलेंगी।
जबकि ऊपर की तरफ आपको पुरुष केसर या पुकेसर के नाम से जाना जाता है, जो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। अब ये दो चीज़ें जो हैं वो स्त्री केसर और पुरुष केसर से जो है किसी किसी फूल्स में एक ही फूल में दोनों मिल जाते हैं। किसी किसी में ऐसा भी होता है कि अलग अलग फूल में, किसी अलग फूल में पुष्प केसर है, किसी में अलग में स्त्री केसर है, ऐसे भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब आइए हम इसे थोड़ी सी और विस्तारिता लेने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास पुकेसर होती है। तो पुकेसर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी। एक तो ऊपर में इस तरीके के समोसा आकार में जो चीज़ें दिख रहे हैं जिसको हम परागकोश कहते हैं, और जिस पर वो टिका होता है जिसे हम तंतु कहते हैं। इसी परागकोश में पराग के अलग अलग कण होते हैं और यही पराग कण जाकर के स्त्री केसस के अंडाणु में जब मिलती है तो उससे बीज का निर्माण होती है, और इसी बात को आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्त्री केसस की। तो स्त्री केसस में ये मेनली 3 भागें आपको देखने को मिलती है। पहला भाग आप देखेंगे तो एक वर्तिका है, दूसरी वर्तिकाग्र है जो सबसे ऊपर है, और बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी अंडाशय। जब आप अंडाशय को काटेंगे तो इसमें एक छोटी सी मटर के दाने टाइप की आपको शेप दिखेंगी, जिसको हम लोग यहाँ पर बीजांड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात है जिसको आपको समझ करके चलनी है। इन्हीं बीजांड में क्या होती है, परागकण आकर के समाहित होती है, तो फिर इससे बीजों का निर्माण आपको देखने को मिलती है। इतनी बातें चर्चाएं हो चुकी थी जो हम लोगों ने पुष्प पर भी कर लिया था, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारी ख़त्म हो जाती है। आइए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ समरी है उस पर चर्चा करते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उसकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष में किया गया था, हमने वो भी देखा। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है, जाहिर सी बात है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर रूपी हो सकता है। इतनी बातें हम लोगों ने दिखा था। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है। खैर, हम इसके बारे में भी चर्चा करते ही है। हरे पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। इसे हमने स्किप किया था क्योंकि इस पे हम और भी डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले क्लास के अंदर। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। ये जड़ का काम है। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ और दूसरा रेशेदार जड़, जो हमने पढ़ा भी था। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है। जैसे हमने वहाँ भी बताया था कि जिसमें जालिका वाला सिरा विन्यास होगा उसमें पौधों की जड़ें मूसला होगी, और जिसमें समांतर सिरा विन्यास होगी उसमें पौधों के जड़ रेशेदार होंगी। ये कॉमन सी बात थी जिसको आपको समझ के चलनी है। इम्पोर्टेंट सा पॉइंट था। आगे है कि तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो पुष्प के विभिन्न भाग हैं, ब्राह्यदल, पंखुड़ी, पुकेसर एवं स्त्री केसस, ये आपको देखने को मिलती है। तो इसी के साथ यहाँ पर बेसिकली हमारे इस चैप्टर्स का भी समरी खत्म हो जाती है। आप एक्सरसाइजेज के अंदर जब आएंगे तो आपको यहाँ छोटी छोटी क्वेश्चंस देखने को मिलती है, और इन क्वेश्चंस का आपको सही आकलन में सॉल्यूशंस कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के आधारित वो प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग कर लेनी आपके लिए काफ़ी हद तक जरूरी हो जाती है। जैसे आप पहला क्वेश्चन जब देखेंगे, पहला का काम है कि निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। मतलब जो कथन दिया है उसको ठीक किया जा सकता है कैसे। जैसे तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, जबकि सच बात तो ये है कि तना जो है वो ये काम ना करते हुए जड़ ये काम करती है, तो तना के जगह पर हम जड़ लिख सकते हैं। तो इस तरीके की क्वेश्चन वो बना सकता है कि अच्छा इस प्लेस पर क्या हो सकती है,
इस तरीके की क्वेश्चन उसकी उपलब्धता रहेंगी। तो इसी के साथ हम लोगों ने मोटा मोटी चैप्टर नंबर 7 ख़त्म कर लिए हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर्स नंबर 8 पर, जहाँ पर हम बात करेंगे शरीर में गति के बारे में। और हम ये चैप्टर्स के अंदर जानेंगे कि एक मनुष्य के शरीर जब होती है तो उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। जैसे आप कलाई मोड़ लेते हो, बाह मोड़ लेते हो, गर्दन मोड़ लेते हो, पैर मोड़ लेते हो, तो इन सभी का कैसे गति हो पाती है, इसके बारे में आपको डिटेल इस चैप्टर्स के अंदर चर्चा करके देखने को मिलती है। अगर आप इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम क्या जानते हैं, बहुत ही विस्तारिता पूर्वक से हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि संधि क्या होती है। तो बेसिकली तौर पर जैसे आप ये कहनी ले लें तो कहनी कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। कलाई दो हड्डियों के बीच में जुड़ा हुआ है, या आप घुटने को देख लें तो इस तरीके की जो भी चीज़ें रही हैं उसे हम संधि कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान पर मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा एवं गर्दन, और इस तरीके की चीज़ों को हम संधि कहते हैं। दैट सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो संधि अलग अलग प्रकार की होती हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में। आइए हम उस पर भी विस्तारिता लाने की कोशिश करते हैं कि किस किस प्रकार की संधि होती है। अब अगर हम संधि की बात करें तो सबसे पहले आपको कंदुक खलिका संधि आपको देखने को मिलेगी। कंदुक खलिका संधि कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो भैया ये आपको विशेष रूप से कैसे अगर आपको बताया जाए, घुटनों वगैरह में इसकी संधि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे आप एक कप ले लो और कप में ऐसा कुछ करो कि एक डंडा है और उसमें बल्ब किस तरीके का, जैसे आप यूँ समझ लो, आप इस फिगर को देखोगे ज़्यादा समझ में आएंगे। जैसे देखो यहाँ पर एक फिगर देखने को मिल रही है, ये जो वाइट कलर में आपको दिख रही है, ये जो वाइट कलर में आपको यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं ये वाली, ठीक है, ये आपकी एक कटोरी है। समझ लीजिए कि ये आपकी एक कटोरी है और इस कटोरी में आपने एक डंडा में एक बल्ब यानी बॉल बांध करके इसको इस तरीके से घुमाइएगा तो वो क्या करेगा, पूरी तरीके से रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की जो भी संधि होती है उसको हम कंदुक खलिका संधि कहा जाता है। कंदुक खलिका मतलब एक कंदुक ये वाला पार्ट को बोला जाता है, और खलिका जो आपके पास ये डूबा जैसा या कटोरी जैसा है उसको बोला जाता है। तो इस तरीके की कंदुक खलिका संधि होती है। इसमें मेनली एक बात लिखा गया है कि एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है। यानी एक हड्डी का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी हड्डी यानी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका मतलब रूपी गुहिका में धंसा होता है, मतलब इस तरीके का गाढ़ा नुमा में धंसा हुआ होता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे, इस तरीके की हड्डी में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मुख्यतः तौर पर ये हमारे पास एक तरीके का विशेष रूपी संधि था जिस पर हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर रहे थे। और आइए अब इस पर थोड़ी सी और विस्तृतता लाने की और ये जो संधि है वो विशेष रूप से आपको कहाँ दिखती है, तो ये जो आप हाथ देखते हो, आप हाथ को ऐसे 360 डिग्री ऐसे घुमा पाते हो, तो यहाँ पर जो आपकी संधि होती है ये आपको कंदुक खलिका संधि द्वारा आपको देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरी नंबर पर है जिसको हम धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग संधि कहते हैं। यानी ये जो गर्दन और सिर को जो जोड़ रहा है इसको हम लोग धुराग संधि कहते हैं। और इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं लोग। ऐसा हमने बचपन में बहुत सारे एक्सरसाइजेज किए थे। जैसे इस पर अगर आपको एक मोटा मोटी आइडिया लेना है तो इस पर है धुराग संधि में बेलनाकार अस्थि एक
छल्ले में घूमती है। जैसे आप ये देख लो, इस फिगर को देखो, ये पेंसिल है, पेंसिल में ये बेलन आकार का ये बंधा हुआ है और इस पर इस बार जो है वो आधा, लगभग लगभग ये आधा कटोरी है और उस आधे कटोरी पर ये घुमा जा रहा है, यानी घुमाया जा रहा है। तो ये क्या करेगा, मेनली तौर पर आगे पीछे दायां बायां इस तरीके की वो घूमने की प्रवणता लाने की कोशिश करती है। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और आगे बढ़ें तो हमें बहुत सारी चीज़ें नई तरीके से देखने को मिलेंगी। जैसे हिंज संधि की अगर हम बात करते हैं, हिंज संधि किस तरीके की होती है। हिंज संधि बेसिकली तौर पर एक कब्जे की तरीके की होती है। जिस तरीके की आप गेट वगैरह खोलते हो तो वहाँ पर आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ओहो, ये क्या हो गया, बैक जाना होगा, बिल्कुल। तो ये जो बेसिकली तौर पर चीज़ें आपके पास रहती हैं और हम थोड़ी सी इस पर आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंज के बारे में अगर आप देखेंगे तो हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है। इससे केवल आगे पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। आप ये कोहनी की जो संधि देखते हैं, ये वाला संधि, तो आगे पीछे आप जो कर पा रहे हैं उसमें हिंज संधि आपको देखने को मिलेंगी। और ये बेसिकली तौर पर इस डायग्राम की मदद से भी आप ये देख सकते थे, ये हिंज का ही था जो हमने आपको पहले भी बता दिया था। इसके बाद आपको देखने को मिलती है अचल संधि। अचल संधि ये एक विशेष रूप से आपको देखने को समझने को मिलेंगी कि अचल संधि के अंदर आपको क्या होगा। तो मेनली तौर पर अगर आप देखें, हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक नहीं की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसे संधियों को अचल संधि कहा जाता है। जैसे आप सिर में खोपड़ी को देखोगे तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी परिवर्तित ही ना हो पा रही हैं, तो इस तरीके की संधि को अचल संधि। जैसे आप मुंह खोलते हैं और या जबड़ा आप खोले हो, तो ये जो पूरी संधि आप देखते हैं तो ये अचल संधि के अंदर आपको आती हैं। जैसे आप यहाँ लिखा भी गया है, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। यानी ऊपरी जो जबड़ा है और जो ये कपाल है यानी खोपड़ी है, उसके बीच कैसे संधि है, तो ये कुल मिला करके अचल संधि है। इस बात को आपको ध्यान में दे करके चलनी है। ठीक है जी, इतनी बात रही है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही विस्तारिता लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल 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 हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ें जो मेंशन की गई है कि सभी अस्थियां, जो भी आप हड्डी देखते हो, ठीक है, वो ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली तौर पर इस ढांचे को हम लोग कंकाल कहते हैं। भाई साहब, इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ करके चलनी है। ठीक है, जो मेनली तौर पर हमने यहाँ पर चर्चा की भी, और हम इससे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे आप कहते हो ये जो कंकाल आप देख रहे हैं, भूत भूताहा फिल्म वगैरह में हम लोग बहुत बार देखते ही थे। आ जाइए, अब हम लोग पसली पिंजर के बारे में जान लेते हैं। देख लो भैया, ये है पसली पिंजर। ठीक है, पसली पिंजर क्या होती है, तो बेसिकली तौर पर जो आपके पास लिवर की जो रक्षा करने के लिए जो होती है वो हमारी पसली पिंजर है। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई है। वे वक्ष की अस्थियां एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इनमें सुरक्षित रहते हैं। तो यही हमारे पास कुल मिलाकर के क्या था, तो पसली पिंजर था, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा है। नेक्स्ट, अगर हम कुछ चीज़ें और भी इस पे विस्तारिता लाने की कोशिश करें, जैसे आप ये मेरुदंड की बात करते हैं, तो मेरुदंड में क्या होती है कि मेरुदंड एक ऐसी संरचना होती है
इसमें अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ रहता है। देख लो, ये जो आप गर्दन के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हैं, वो हमारा एक मेरुदंड है। कई बार इससे पूछा जाता है कि इसमें कितनी हड्डियां और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। हम इससे रिलेटेड और भी विस्तारित चर्चा हम क्लास 7 और 8 के में करेंगे। तो अभी हम फिलहाल जितना इंफॉर्मेशन जान रहे हैं वो हमारे लिए बस एक इंट्रोडक्शन के जैसा है, फिर हम इस पर एक विशेष चर्चाएं करते ही हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, जैसे इस पे जिस पर आप बैठते हो कुल्हा जिसको बोलते हैं, जिससे वजह से हम बैठ पाते हैं, इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत यहाँ चीज़ें पढ़नी है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर जो ये वाला पोर्शंस आपको दिखाई देते हैं, जिससे हम लोग ऐसे धक्का वगैरह किसी को देते हैं, तो ये आपके पास उभरा हुआ एक अस्थि होती है जो बेसिकली तौर पर कंधे से सटा हुआ रहता है, जिससे हम सपोर्टिंग लेते हैं। इसके बाद एक संरचना है जो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये वाला जो कूल्हे टाइप का आपको दिख रही है। यह संरचना जो है आपको दिखाई दे रही है, श्रेणी अस्थियां हैं जो मेनली तौर पर एक बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे से आप बैठ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के मोटा मोटी बात ये है कि ये जो आप देख रहे हैं जिसको हम कूल्हा कहते हैं, जिसकी वजह से आप बैठ सकते हो, और ये जस्ट अमाशय के नीचे होती है और बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग की रक्षा भी करती है, जैसे अमाशय वगैरह हो गया, और उससे पहले जो ऊपरी परत आपको दिखाई देती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ ही जाती हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं खोपड़ी की, वाह ऐसे खोपड़ी से डराया जाता था, आइए इसकी भी बात कर लेते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क की परिबद्ध करके रक्षा करने की कोशिश करती है। तो यही बात है जिसको आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, और हमने इसे बहुत ही विस्तार पूर्वक से चर्चा कर भी लिया है। नेक्स्ट अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, अस्थियों के बाद अब आएंगे उपासित के ऊपर, ठीक है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि उपासित क्या होती है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, कुछ चीज़ें जो हमारे पास हड्डी पूर्णतः क्या होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है, लेकिन उपासित क्या होती है कि ये उतनी ज़्यादा सख्त नहीं होती है और ना ही उतना ज़्यादा लचीले। जैसे कान की कुछ हड्डियाँ आप देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं इसे हम उपासित कहते हैं, ठीक है जी। जैसे इसमें अगर हम बात करेंगे, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं, ओहो ये क्या हो रही है, ठीक है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों के समान तो नहीं कठोर होते हैं, जिन्हें हम मोड़ा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपासित कहते हैं। ये छोटी सी बात थी जिसको हमने यहाँ पर मार्किंग की हुई है। जैसे कान के ऊपरी भाग में हमारे पास क्या होती है, तो कान के ऊपरी भाग में हमारे पास उपासित मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ कुछ चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे इसकी हाथ को देखो, या हम लोग भी कई बार ऐसे बॉडी बिल्डिंग दिखा रहे होते सलमान खान जैसा, तो बेसिकली तौर पर ये कैसे होती है और इस पर भी हम लोग विस्तारिता लाते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि जब भी हम कोई पेशी जिसे मांसपेशी कहते हैं, तो वो मांसपेशी को जब हम मोड़ते हैं तो वो क्या होती है, संकुचित होती है। संकुचित होने का मतलब सिकुड़ता है, तो वो क्या करती है, अपनी पोजीशंस लेने के लिए एक डंबल जैसा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन जब आप इसी को फिर फैला देते हो तो फिर से वो अपनी पोजीशंस में आ जाती है। और इसमें दो तरीके की मेन पेशियाँ काम करती है, एक तो इसे खींचने की काम करती है और एक इसे बैलेंस बनाने की काम करती है। यही तरीके की यहाँ चीज़ें लिखी गई है। अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। इसे पेशी कहते हैं
और संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर करके आती है। जस्ट ये सिंपल सी बात थी, इसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपकी पूरे एग्जाम हॉल के अंदर। यहाँ पर जो मेन बात है, जो इसी के बारे में जो हमने आपको बताया कि इसमें दो सिराएं किस तरीके से काम करती हैं, उसी के बारे में यहाँ लिखी हुई है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। संकुचन होता है यानी कि वो मुड़ता है, छोटा हो जाएगा, तो ये कठोर हो जाता है, छोटी हो जाती है और मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। ये अस्थि को क्या करती है? खींचती है। जो हड्डी है उसको खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थियां उस दिशा में खींच जाती है। युगल दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है अथवा अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़न की आवश्यकता होती है। यानी सिंपल साधारण टिकाऊ आंसर ये है कि देखो, हमें जब ऐसे करते हैं तो ये सिकुड़ती है, ऐसे करते हैं तो फैलता है। तो ये जो आप अस्थि को खींच रहे हो, हड्डी को जो खींच रहे हो, यहाँ पर आपको दो तरीके की यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? तो भाई साहब, यहाँ पर दो युगल पेशी देखने को मिलती है और एक जो आगे की तरफ खींचती है, बैलेंस बनाती है, जो शिथिल लंबाई लाने की कोशिश करती है। यही बात आपको समझ के चलनी है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी जो क्या बोल सकते हैं, संकुचन जो होती है पेशियों की, उसमें कितने प्रकार की आपकी पेशी पाई जाती हैं? तो दो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस तमाम चीज़ों में उतना ज़्यादा खास रहा नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ों में, जंतुओं में वगैरह में देखेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन आज की चर्चा हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट अंतराल में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि काफ़ी रात हो गई। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।